हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आप पढ़ लेते हो, अपनी क्लासेस में पढ़ते हो, स्कूल क्लासेस में, फिर आप कॉलेज में पढ़ते हो, फिर आप अपर जो कोई एग्ज़ाम देते हो, हाई लेवल कोई हाई एजुकेशन एग्ज़ाम, तो उसमें भी आता है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए उसके हर चीज़ के बारे में। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, और आप जानते भी होंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, क्या स्टडी करते हैं इसके अंदर। हम पूरी रिएक्शन, पूरे चैप्टर में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को ही स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा जो होता है ना, एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है, उससे प्रोडक्ट बनता है। पूरी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो उसमें क्या होता है, क्या कर रहे होते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही तो कर रहे होते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है हमारा, कोई भी हमने रिएक्टेंट लिया है, उसमें हमने कुछ भी ऐड किया है, कोई भी कंडीशन लगाई है, तो उससे हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमें जो भी कोई प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन होती है ना, उन्हीं को हम स्टडी करते हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब वो चाहे ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो, चाहे वो किसी और इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये सब उसी में ही तो आती हैं। तो आपका जो रिएक्टेंट है उससे एक प्रोडक्ट मिलता है, हमेशा यही कंडीशन होती है। अब यहाँ पर हो सकता है आपका कि कोई कैटलिस्ट आपको दे दें, कोई कैटलिस्ट भी हो सकता है, या सिंपल हीटिंग दे देते हैं, या HNU की कंडीशन दे देते हैं। यही तो करते आ रहे हैं हम, या कोई भी हमारा रिएजेंट दे देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें तो हमारी होती हैं, इन्हीं से तो रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है। ठीक है, और जो हमारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो पूरा प्रोसेस होता है, उसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई हमारी रिएक्शन जो है बहुत फास्ट हमारा जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिएक्टेंट उसको बहुत टाइम लग जाता है प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो 1 सेकंड के अंदर होती हैं फटाफट। जैसे आप अपनी लैब में भी करते हो एक्सपेरिमेंट, तो कुछ केमिकल में कुछ ऐड किया तो एकदम से वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन गया। कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको 2-3 दिन भी चाहिए होते हैं। मतलब कोई आपने लिया रिएक्टेंट, उसमें कुछ ऐड किया, उससे आपका फाइनल प्रोडक्ट आने में टाइम लगा। भाई आपने जो निकाला उसको फिर आप उसके कहीं पे उसको फ़िल्टर कर रहे हो, कहीं उसके क्रिस्टल ले रहे हो, उन क्रिस्टल्स को सुखा रहे हो धूप में। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हो लैब में, उन्हीं की बात हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लैब में करते हो, वो सडनली होती हैं कुछ रिएक्शंस, कुछ होती हैं जो टाइम लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमारी कितना टाइम ले रही है, किस तरीके से हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, किस ऑर्डर से बन रहा है, तो ये सब हम कहाँ स्टडी करते हैं, ये सब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही स्टडी होती हैं। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पर स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन हमारी बहुत फास्ट होती है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो होती है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिएक्शन का रेट क्या है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वही होती है हमारी क्या, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो हमारी केमिकल रिएक्शंस जो भी हो रही हैं उनकी स्टडी को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट क्या है रिएक्शन का। और यही रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात होती है। तो ये तो स्टार्टिंग हुई हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। अब हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं हर चीज़ को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन को ही, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। चलो देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, तो कुछ रिएक्टेंट, मान लो कोई हमारा रिएक्टेंट है वो फ़िलहाल इतना है, ठीक है, और एक बीकर है जो हमारा खाली है, इसमें अभी हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन होनी डिक्रीज़ हुई। मान लो अब यहाँ पे ये इतना सा रह गया, पहले इतना था, अब वो इतना सा रह गया जो नीचे का पार्ट है ये। ठीक है, पहले इतना सारा था, तो जितना ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से कंज्यूम हुआ है, तो इसमें इतना ही तो पार्ट बनेगा। यानी कि जितना ये पार्ट हमारा है टोटल ये इतना पार्ट हमारा, इतना गैप है इसमें, तो इसकी इतनी कंसंट्रेशन जो है
तो अभी हमारा अगर इतना बचा है तो बाकी हमारा प्रोडक्ट कितना, इतना बना है, तो इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो ये इतना ही आएगा। देखो यहाँ पर अभी कुछ समझ नहीं आया होगा क्या कहा गया है, तो इसको डायग्राम से नहीं, हम किसी और चीज़ से समझते हैं। तो उससे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेते हैं क्या होता है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन of reactant, change in concentration of reactant with change in time, with change in time, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। यानी कि अभी अगर हमारी मान लो कि कोई ए रिएक्टेंट है और बी हमारा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। इनिशियली मान लो जब टाइम हमारा ज़ीरो है, ठीक है, जब हमारा कोई टाइम नहीं, अब तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया है अपना एक्सपेरिमेंट, हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास बस एक रिएक्टेंट हमें दे दिया गया है कि भाई आपके पास एक रिएक्टेंट है, अभी आपका टाइम भी शुरू नहीं हुआ है, 1 2 3 टाइम स्टार्ट, जब होगा तब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो t = 0 टाइम पे मान लो कि इनिशियली कोई ए कंसंट्रेशन है हमारी, ठीक है, इनिशियली ए मान लो, या फिर इसको मान लो कि ये 10 मोलर है, ठीक है, 10 मोलर मान लो इसको। तो जब इनिशियली आपने कुछ लिया है एक बीकर में, 10 मोलर कंसंट्रेशन आपने ले ली है ए की, तो बी तो उस टाइम कुछ भी नहीं था ना, ये तो ज़ीरो था उस टाइम। भाई इनिशियली अभी आपका कोई टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम बिल्कुल ज़ीरो है, आपको बस एक बीकर मिला है कि उसमें एक रिएक्टेंट है, इसमें अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया, कभी रिएक्शन कोई हमने स्टार्ट नहीं कराई, तो तब हमारा क्या कोई प्रोडक्ट है? तब तक तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0 मोलर, क्योंकि यहाँ पर तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि टी टाइम पे जब टाइम हमारा 0 है तो हमारी कोई इनिशियल कंसंट्रेशन है 10 मोलर, ठीक है। फाइनल जो हमारी बी की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो है 0। अब मान लो टाइम 5 सेकंड के बाद, अब आपने स्टार्ट कर दिया टाइम, 5 सेकंड हो गई आपके एक्सपेरिमेंट को, 5 सेकंड के बाद क्या स्टार्ट होगा? कुछ प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तो क्या होगा, मान लो कि हमारा जो है 4 मोलर जो है इसकी कंसंट्रेशन रह चुकी है और 6 मोलर हमारा बन चुका है बी, ठीक है। अब बीकर में हमारा 10 मोलर में से सिर्फ 4 मोलर बचा हुआ है, तो बाकी का बचा हुआ 6 मोलर कहाँ गया? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। तो 5 सेकंड के बाद इतना हुआ। अब मान लो टी हमारा और थोड़ा और 10 सेकंड कर दो, 10 सेकंड के बाद ये 2 मोलर हो गया और ये वाला पार्ट कितना बन गया? 8 मोलर, ठीक है। इस तरीके से हमारी रिएक्शन जो है चलती रही। एक टाइम ऐसा आया जब हमारी इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो 0 हो गई और ये हमारा प्रॉपर 10 मोलर बन गया, ठीक है। एक ऐसा भी टाइम आया, मान लो वो टाइम हमारा क्या था? 15 सेकंड का। तो 15 सेकंड के बाद मान लो ऐसा हुआ कि सारा रिएक्टेंट जो है वो हमारा कंज्यूम हो चुका है और हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई? हमें एक चीज़ तो ये समझ में आई है कि अगर इसकी कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन हम ए ले लेंगे, इसको हम इनिशियली 0 रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ की जो बी का आंसर आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा, वो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये हमारी कोई कंसंट्रेशन है जो हमारी, देखो यहाँ पे हमारा ना फाइनल टाइम में तो आएगा इतना कि जो हमारा 0 है, टोटल रिएक्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वो वही वाली कंसंट्रेशन जो एक है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर टाइम हमें पता नहीं है कि कब कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, हमारी तो अभी रिएक्शन चल ही रही है। तो हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम t = 0 पे ये चीज़ थी, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम t है, हमें नहीं पता वो क्या है, ठीक है। इस टाइम पे जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है मान लो वो x हो गई थी और यहाँ पर जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो a - x हो गई थी। यही तो चीज़ यहाँ पर की गई है। अगर हम यहाँ पर इसको a के इक्वल मान लें, इसको हम a - x मान लें, इसको x मान लें, तो हो क्या रहा है? देखो 10 में से 6 माइनस कर गई तो 4 आ रहा है, तो a - x कर गई तो ये a आया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो रही है। तो फिलहाल तो हमारा इतना पार्ट हो गया कि ये हो रहा है।
अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है यहाँ पर, ये 0A तब है जब रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। हम तो सिर्फ रेट स्टडी कर रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो कैसे कैसे रिएक्टेंट चेंज कर रहा है, फाइनल नहीं निकाल रहे हैं हम अभी। तो हम सिर्फ रिएक्टेंट की चेंज देख रहे हैं कि क्या हमारा कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है जब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ देख रहे हैं हम। तो यहाँ से हमें ये पता चला, एक तो ये चीज़ पता चल गई कि हमें a माइनस x ये सब क्या होते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमने कहा क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम, यानी dc/dt, d फॉर चेंज, ये चेंज के लिए हो रहा है। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, मान लो डेल्टा की टर्म्स में आ जाए तो डेल्टा भी हो सकता है, या फिर C2 माइनस C1/T2 माइनस T1 हो जाए, यानी जो हमारा फाइनल जो कंसंट्रेशन है और जो पहली वाली कंसंट्रेशन है उसका डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस, यही तो हो रहा है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डिफरेंस इन टाइम। ये डिफरेंस ही तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है टोटल। तो यहाँ से तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का पार्ट आया है इतना कि रेट ऑफ रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर ना रेट दो तरीके से होता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब दो तरीके से रेट होता है, तो ये कैसे होता है, देखो, या तो हम ये कह लें कि रिएक्टेंट हमारा किस स्पीड से किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, या हम ये कह लें कि रेट हमारा किस रेट मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस रेट से फॉर्म हो रहा है, दोनों चीज़ें सेम है ना। या तो हम ये कह लें कंजम्पशन ऑफ, दोबारा लिखते हैं इसको, देखो, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, कंजम्पशन कह लो, डिक्रीज कह लो, डिकम्पोजिशन कह लो, तो ये सब जो हो रहा है कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई जितना कंज्यूम हो रहा है उतना ही तो फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, तो ये चीज़ आपस में इक्वल है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होता जा रहा है उतना ही तो प्रोडक्ट फॉर्म होता जा रहा है, जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज होता जा रहा है प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है हमारा, ठीक है, यही तो हो रहा है। तो यही चीज़ हमारी क्या हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन में भी। तो जो रेट है हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट भी तो सेम होंगे ना दोनों के, रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज़ भी तो सेम हो रही है, रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ही तो होगा। तो जो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट है, मान लो A था हमारा, तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज, और जो हमारा प्रोडक्ट B था उसकी कंसंट्रेशन में चेंज, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, ये चीज़ भी क्या होगी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसमें हम इतनी मिस्टेक करते हैं ना, क्वेश्चन भी आते हैं उसके और हम उसमें वो गलती कर देते हैं। क्या है वो चीज़, देखो यहाँ पर ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ पे लिख लो, नोट करके इम्पोर्टेंट करके स्टार बना के कैसे भी कर लो। एक चीज़ ये है कि रेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखो रेट है क्या, रेट हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि रेट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ये, ठीक है। रेट को आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो कभी भी। तो मान लो आपने यहाँ पर A से B बनाया था, तो अगर आपने इसके 10 मोलर लिए, ये इनिशियली 0 थे, फिर आपके ये हमारे 4 मोलर हो गए थे, ये 6 मोलर हो गया था, तो यहाँ पर जो ये टाइम है हमारा ये C1 ये C2, और जो टाइम है मान लो ये 0 था और ये टाइम जो था हमारा मान लो 5 सेकेंड था, तो ये टाइम T1 है और ये T2 है, ठीक है। अगर हमें इसी रिएक्शन में निकालना हो dA/dt, तो हम क्या करेंगे, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, यही तो करेंगे ना।
तो इसकी जो C2 की वैल्यू है वो कितनी है 4 माइनस 10 डिवाइड बाय T2 कितना है 5 सेकेंड, 5 माइनस 0, तो ये कितना आया -6/5। ठीक है, ये रेट किसका आया dA/dt का, लेकिन ये तो आ गया नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर तो मतलब गलत हो गया, नेगेटिव तो आना ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं dA/dt में जब भी कंजम्पशन हम निकाल रहे होते हैं, जब भी हम रिएक्टेंट के डिक्रीज होने की बात कर रहे होते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ओवरऑल रेट तो पॉजिटिव होना ही है, लेकिन जो रिएक्टेंट का लिखते हैं ना हम पहले इसमें हम माइनस लगा देते हैं। अब इससे होगा क्या, पहले ही माइनस लगा देने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6/5 आ जाएगा। राइट, आई समझ में? ठीक है, चलो ये तो रेट ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में था। अगर हम निकालें अब रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट में क्या करना है हमें dB/dt, ये क्या होगा हमारा, ये भी सेम वही C2 माइनस C1, तो इसके लिए C1 इतना है, C2 इतना है, तो C2 कितना है 6 माइनस 0 और ये 5 माइनस 0, तो ये कितना आया 6/5, तो ये भी कितना आ गया 6/5 आ गया। तो चाहे ये लो चाहे ये लो, आंसर तो सेम आया, इसी को हमने प्रूव किया है अभी। ठीक है, यही तो हमने कहा था कि जो हमारा dA/dt होता है, जो हमारा डिक्रीज होने का रेट है रिएक्टेंट का, वो इक्वल टू है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट के। यही चीज़ तो हमने लिखी थी। बस एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसमें ऑलरेडी माइनस लगाना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि रेट होता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर पहले से नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये आपस में इक्वल होंगे। हो गए ना दोनों इक्वल, यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। तो ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की बात। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, देखो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी dC/dt, यही तो है। अब यहाँ कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ, ये यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल, कंसंट्रेशन मोलर होती है, मोल में होती है, और हमारी मोलैरिटी कह लो या फिर मोलैलिटी कह लो, किसी भी तरह की कंसंट्रेशन हो सकती है हमारी, ये मोलैलिटी भी हो सकती है, नॉर्मेलिटी हो सकती है, मोलैरिटी हो सकती है। तो कंसंट्रेशन को मेज़र करने के 2-3 मेथड्स तो होते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारी मोलैरिटी है, इसको हम मान लेते हैं कोई भी कैपिटल M। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन जो है हमारी इतने मोलर है। अब बात आती है टाइम की। अब टाइम तो हमारा सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, तो ये भी हमारा इसी तरीके से हो सकता है। तो हमारी जो टोटल मिलाकर यूनिट आती है ना, यूनिट वो क्या आती है मोल पर सेकंड, मोलर पर सेकंड, ये होती है। तो यूनिट हुई मोलर पर सेकंड की, m पर सेकंड, ये वाली। अब यहाँ पर ये m क्या है, मोलर, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है हमारी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन जो वॉल्यूम होता है, यानी मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ही तो होती है ना। मोलर मतलब वर्ड हो गया हमारा मोलैरिटी से, और मोलैरिटी हमारी होती है मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाती है हमारी SI यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर ये मोलैरिटी गिवन है तो उस केस में है। ठीक है, ये मोलर वर्ड किसके लिए आया है, मोलैरिटी के लिए। अगर हमारी मोलैलिटी हो जाए, मान लो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी हमें दी जाए, ये तो मोलैलिटी की टर्म्स में है, अगर मोलैलिटी दे दी जाए तो क्या होती है वो, तो मोलैलिटी होती है हमारी कंसंट्रेशन अपॉन जो है मास ऑफ सॉल्वेंट, जो आपका सोल्यूट का मास होता है किलोग्राम में, वो होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी को क्या लिखेंगे हम, मोल पर किलोग्राम पर सेकंड, ये लिखेंगे। ठीक है, मोल पर किलोग्राम पर सेकंड।
सेकंड हो, मिनट हो, आवर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस मोलैलिटी की टर्म्स में मोल पर किलोग्राम हो गया, मोलैलिटी की टर्म्स में मोल पर लीटर हो गया। ये होती है इसकी एसआई यूनिट की बात। तो कुल मिलाकर हम इसको कह देते हैं ये, ठीक है। ये हो जाती है इसकी मोलर पर लीटर। अब मोलैरिटी हो या मोलैलिटी हो, ज़्यादातर मोलैरिटी होती है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट जो है वो खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गई इसकी यूनिट की बात। इम्पॉर्टेंट होती है, यूनिट से आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी, जैसे कि ऑर्डर निकालना होता है। तो अब सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, देखो अब रिएक्शन ना हमने क्या किया, इनिशियली हमने कोई कंसंट्रेशन ली थी, रिएक्शन हमारी प्रोसीड हुई, कुछ प्रोडक्ट बना। अब क्या हो सकता है कि हम कंसंट्रेशन को ना कुछ चेंज कर दें। मान लो पहले 10 मोलर थी, अब हमने क्या कर दिया 15 मोलर ले ली। क्या अब भी वही वाला रेट रहेगा रिएक्शन का? हो सकता है रेट वही रहे, हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है फास्ट हो जाए, डबल हो जाए उसका, जस्ट हो सकता है उसका ट्रिपल हो जाए। तो हमें नहीं पता वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही तो स्टडी करनी होती है हमें कि रिएक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो हम चेंज कर दें तो रेट रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन का रेट सेम रहने वाला है, चेंज होने वाला है, कुछ डबल होने वाला है, ट्रिपल क्या होने वाला है, ठीक है। यही चीज़ हम स्टडी करते हैं और इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा चेंज आता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ऑर्डर को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर इज़ द रिलेशनशिप, इसमें लिख दो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन concentration of reactant and rate of reaction। यानी जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो क्या चेंज आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसी रिएक्शन की बात हो रही है, जिस रिएक्शन की बात हो रही है उसी के कंसंट्रेशन, उसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कर रहे हैं हम ये, ठीक है। जो हमने पहले लिया है रिएक्टेंट, सेम वही रिएक्टेंट हम दोबारा ले रहे हैं, बस उसकी कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट ले रहे हैं इस बार। तो वो अगर हम डिफरेंट ले लें तो क्या चेंजेस आएंगे उसके रेट ऑफ रिएक्शन में, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी की रिलेशनशिप को बोलते हैं हम ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती हैं कि या तो नो चेंज, या तो ऐसा हो जाए कि भाई हमारा हमने चेंज भी कर दिया, मान लो 10 मोलर था हमारा और 10 मोलर से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा था मान लो वो 6 आ रहा था, ठीक है, या 6 पॉइंट समथिंग ले लो, 6.2 आ रहा था, ठीक है। इतना रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ रहा था। हमने क्या किया, इसमें इसकी कंसंट्रेशन को 15 मोलर कर दिया, तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। या तो ये हो सकता है कि कोई चेंज आए ही ना, या ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ जो है जस्ट डबल हो जाए रेट, या ऐसा हो सकता है कि रेट जो है इसका डबल हो जाए, तो ये भी हो सकता है। मान लो कंसंट्रेशन पहले इतनी थी तो उसका जो रेट था वो 6.2 ही था, जब हमने 15 मोलर कर दी तो वो उसका जस्ट डबल हो गया, 12.4 हो गया अब, ठीक है, डबल हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि डबल हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उसका 3 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स भी हो सकता है। तो जब हमारा 10 मोलर है मान लो, तो तब हमारी अगर 6.2 ही है इनिशियली, और जब हम 15 मोलर ले रहे हैं तब वो 3 टाइम्स हो जाए, तो वो 18.6 हो सकता है हमारा। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ये हम कंसंट्रेशन लें, कॉन्सेंट्रेशंस, और उसमें हम ये देखें कि अगर हम चेंज कर रहे हैं कंसंट्रेशन को और फिर कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, सेम रेट है, तब क्या होगा, डबल है तो ये डबल हो रहा है, 3 टाइम्स है तो ये। तो अब यहाँ पर रिएक्शन का हमें ये देखना है कि ऑर्डर क्या होगा, इसी से हमें ऑर्डर पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमारा है तो या तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई चेंज ना आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो डबल हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि वो 3 टाइम्स हो जाए। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम ना एक टेबल बनाने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या
फ़र्क आता है आपकी इसमें कंसंट्रेशन में चेंज करने पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है और उसका ऑर्डर क्या होगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखो कंसंट्रेशन चेंज। यहाँ पर मान लो हम इसकी कोई कंसंट्रेशन है जिसको चेंज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। एक तरफ हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, दूसरा फिर उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज आ रहा है, और फिर हमारा ऐसा होने से ऑर्डर क्या हो रहा है। ठीक है, n की वैल्यू ये क्या आएगी, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो मान लो हमने क्या किया, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी हमने 2 टाइम्स कर दी, 2 टाइम्स कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियली मान लो हमारा 5 मोलर था कुछ, हमने क्या कर दिया उसको 10 मोलर कर दिया। तो अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दें, ठीक है, 2 टाइम्स छोड़ो, आप इसको 3 टाइम्स भी कर दो, चाहे 3 टाइम्स भी कर दो या n टाइम्स भी कर दो, कितना भी चेंज कर दो इसको। मान लो आपने इसको 5 से 10 बना दिया, 15 बना दिया, 20 बना दिया, कुछ भी बना दो इसकी, लेकिन इसकी रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रेट इज़ सेम। मान लो कि 5 मोलर थी आपकी इनिशियली, तो आपका जो रेट था वो आपने इनिशियली देखा 6.2 था, 10 मोलर करने से भी 6.2 आ रहा है, चेंज ये कर दो ये भी आ रहा है, इसको चेंज कर दो तब भी, तो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी चेंज कर रहे हो, डबल ट्रिपल कुछ भी कर लो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो होता है 0। ठीक है, तब जो हमारी रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो 0 आता है, यानी n की वैल्यू जो है हमारी वो 0 आती है। एक चीज़ तो ये हो गई, तो ये तो था फर्स्ट चीज़ जब 0 ऑर्डर की बात हो रही है। अब दूसरा करते हैं हम, 2 टाइम्स कह लो या 3 टाइम्स कह लो, या फिर इसको कुछ भी कह लो आप, n टाइम्स भी कह लो। ठीक है, अब करते हैं हम दूसरा पार्ट। अब हमने क्या किया, इसको 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, हमने इसको डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दो या इसको 3 टाइम्स कर दो या n टाइम्स भी कर दो, n टाइम्स भी अगर आप इसको कर देते हो तो यहाँ पर रिएक्शन का जो रेट है वो भी डबल हो जाता है। मान लो आपने इसको डबल ट्रिपल कुछ भी कर दिया, n टाइम्स तक भी ले गए, तब भी इसका रेट जो है क्या हो गया, वो डबल ही हो रहा है। पहले जो हमारा रेट मान लो 6.2 था वो 12.4 हो रहा है। तो अगर वो डबल हो रहा है किसी भी केस में, तो वो वाली रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की, जिसमें n की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये होता है इसमें चेंज। अब मान लो तीसरी चीज़, थर्ड लिखो इसमें पॉइंट, अगर हम 2 टाइम्स कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, 2 टाइम्स करने पे मान लो कितनी हो रही है वो 4 टाइम्स, जो आपका रेट रिएक्शन का है वो 4 टाइम्स हो रहा है। 3 टाइम्स कर लें तो 9 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स कर लें तो 16 टाइम्स हो रहा है रेट। यानी कि अगर हमारा कोई भी n टाइम्स अगर हम कर रहे हैं, कोई भी अगर हम n टाइम्स भी कर रहे हैं रेट को, तो वो n की पावर n टाइम्स अगर हो रहा है, सॉरी n स्क्वायर हो रहा है, n स्क्वायर टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है हमारी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी हुई हमारी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारा कुछ भी टाइम्स करने से, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर रहे हो 4 टाइम्स आ रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हो 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर कर रहे हो 16, तो मतलब अगर आप इसको कितने भी टाइम कर रहे हो और वो उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए, टाइम्स स्क्वायर टाइम्स इक्वल हो जाए, तो वो वाली रिएक्शन हमारी कैसी होगी, उसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, n इक्वल टू 2। ठीक है,
तो अब ना हम इन्हीं को बारी बारी देखने वाले हैं, इनका पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि एंड जब हमारी ऑर्डर जो है 0 होता है तो क्या होती है रिएक्शन, 1 होता है, 2 होता है, तो इसकी हम पूरी एक कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे उसकी डेरिवेशन टाइप। अभी तो इतना ही करते हैं हम, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना आप अच्छे से, और केमिकल काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे हम आगे, फिर इसके क्वेश्चंस भी करते रहेंगे साथ साथ। हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और CSI और नेट गेट दोनों में आते हैं क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।